हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे 6th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट की दैनिक पाठ योजना, जिसका हमारा टॉपिक है वन के मार्ग में। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर क्लास लिखेंगे, फिर कालांश लिखेंगे, फिर हमारे विद्यालय का नाम लिखेंगे, टाइम लिखेंगे और मिनट लिखेंगे 35 मिनट्स। संबंध इकाई में लिखेंगे हमारा 16वां लेसन है वन के मार्ग में, तो हम लेसन का नाम लिखेंगे वन के मार्ग में। विषय लिखेंगे हिंदी, पाठ क्रमांक है 16 और पाठ्य प्रकरण यानी कि उस लेसन में से हमने कौन सा टॉपिक लिया है या कौन सा पैराग्राफ या कौन सा पद्य पाठ लिया है वो हमें लिखना है। तो पूर्ति निक्सी से लगाकर जल स्वे तक। फिर हमारा आएगा उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तो हमारे इसमें 6 उद्देश्य रहेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य, अर्थग्रहणात्मक उद्देश्य, अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, अभिरुचियात्मक उद्देश्य और अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। तो इसमें हम 2 कॉलम बना लेंगे। एक में तो टीचर का उद्देश्य कि उसका क्या उद्देश्य है ये पढ़ाने का, और सेकंड कॉलम में लिखेंगे कि इससे स्टूडेंट में या छात्रों में उससे क्या परिवर्तन होगा। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट लिखेंगे तुलसीदास रचित वन के मार्ग में सवैयों की सामान्य जानकारी देना। तो इसका अपेक्षित लिखेंगे छात्र तुलसीदास रचित वन के मार्ग में से संबंधित भाषा तत्वों को जान सकेंगे। इसी का दूसरा पॉइंट लिखेंगे भाषा संबंधी ज्ञान यानी कि अवधि भाषा जो कि और विधा, ये कौन सी विधा है, आदि भाषा तत्वों का ज्ञान कराना। इसका अपेक्षित व्यवहार लिखेंगे विद्यार्थी सवैयों में आए शब्दों को शुद्धोच्चारण का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर हम लिखेंगे सेकेंड उद्देश्य अर्थग्रहणात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों को कविता पढ़कर व सुनकर अर्थ ग्रहण कराना। इसी का इस तरफ लिखेंगे कि विद्यार्थी सवैयों के मुख्य भाग का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। फिर इसका सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि विद्यार्थियों में वर्तनी एवं शुद्ध शब्दों का अवबोध कर अर्थ करने की क्षमता विकसित करना। फिर अपेक्षित में लिखेंगे शिक्षार्थी प्रस्तुत कविता का भावार्थ समझकर अपने सहपाठियों को बता सकेंगे। फिर हम तीसरा उद्देश्य लिखेंगे अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट लिखेंगे प्रस्तुत पद को पढ़कर गाकर सुनाने की योग्यता विकसित करना। अपेक्षित में लिखेंगे विद्यार्थी सवैयों का प्रस्तुतिकरण रोचक ढंग से करने में सक्षम हो सकेंगे। इसी का सेकंड पॉइंट लिखेंगे सरलार्थ व भावार्थ लिखकर प्रस्तुत करने की योग्यता अर्जन करना। और इसी का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे विद्यार्थी सुपाठ्य लेख लिख सकेंगे। फिर आएगा हमारा कौशलात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट लिखेंगे तुलसीकृत वन के मार्ग में सवैयों का शुद्ध वाचन व लेखन की कुशलता प्रदान करना। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे विद्यार्थी तुलसीकृत वन के मार्ग में सवैयों का उचित लय, ताल, यति, गति, आरोह अवरोह पूर्वक शुद्ध स्वस्वर वाचन कर सकेंगे। इसी का सेकंड पॉइंट लिखेंगे विषय के अनुसार भाषा शैली ग्रहण कराना। अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे शुद्ध लेखन का कौशल विकसित कर सकेंगे। फिर आएगा हमारा अभिरुचियात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों में पद्य के मूल भाव के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे विद्यार्थी पदों को कंठस्थ करेंगे व विधिवत गायन का अभ्यास कर सकेंगे। इसी का दूसरा पॉइंट लिखेंगे भाषा एवं साहित्य में अध्ययन की रुचि उत्पन्न करना। और इसी में अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन कर सकेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, जिसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों में सवैयों के माध्यम से भक्ति भावना का विकास करना। और इससे बच्चों में क्या परिवर्तन होगा, छात्र सवैयों से प्राप्त ज्ञान के द्वारा सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर सकेंगे। इसी का दूसरा पॉइंट लिखेंगे आशु एवं लघु काव्य सृजन की प्रेरणा देना। और इसमें लिखेंगे विद्यार्थी स्वानुभूत एवं ग्रहित विचारों भावों को अपनी भाषा में लिखकर व्यक्त कर सकेंगे। इस प्रकार से ये हमारे 6 उद्देश्य हो जाएंगे। सबसे पहले ज्ञानात्मक, फिर अर्थग्रहणात्मक, अभिव्यक्तात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचियात्मक और अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। फिर आएगा हमारा सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे संकेतक, चौक, झाड़न एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण विधि मेथड लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, काव्यपाठ विधि और व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी वन के मार्ग में सवैयों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आएंगे हमारे प्रस्तावना के प्रश्न। तो हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक तो छात्राध्यापिका क्रिया और दूसरा छात्र अनुक्रिया।
सबसे पहला क्वेश्चन हम बच्चों से करेंगे कि बच्चों बताओ राजा दशरथ की कितनी रानियाँ थी। तो बच्चे आंसर करेंगे कि 3 रानियाँ थी। 6 क्लास के बच्चों को इतना तो पता होता ही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि तीनों रानियों के नाम बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि कौशल्या के पुत्र का क्या नाम था। तो बच्चे आंसर करेंगे राम। फिर हम चौथा क्वेश्चन करेंगे कि राम के जीवन पर रचित ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे तुलसीदास। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि तुलसीदास कृत वन के मार्ग में सवैयों के बारे में आप क्या जानते हो। तो बच्चों को इतना मालूम नहीं होगा, तो यहाँ पे हम छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न या मौन। फिर हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों आज हम तुलसीकृत वन के मार्ग में सवैयों का रसास्वादन करेंगे। फिर आएगा हमारा प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों को सवैयों की पृष्ठ संख्या को खोलने के लिए निर्देशित करेगी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र निर्देशित पृष्ठ संख्या को खोलकर देखेंगे। फिर हमारा आएगा पद्य संकेत। तो हमारा पद्य संकेत पहला सवैया है पूर्ते निकसी रघुवीर वधु से लगाकर अखियाँ अति चारु चली जल सुए, यहाँ तक। तो हम श्यामपट सारांश में इसकी अन्विति लगा देंगे। पूर्ते निकसी रघुवीर बधु तरी धीर दय मग में डग दुए, जल की भरे भाल कनी जल की पुट सुखी गए मधुराधर वे, फिरी बुझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियो कित हुए, तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल सुए। तो ये हम यहाँ पे इसकी अन्विति यानी कि पहला जो सवैया है वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर आएगा सस्वर आदर्श वाचन, जिसमें छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे कि छात्राध्यापिका पद का शुद्ध स्पष्ट उचित यति गति ताल लय आरोह अवरोह पूर्वक तुलसीकृत या तुलसीदास द्वारा रचित सवैयों का भावानुकूल स्वर में वाचन करेगी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे शिक्षार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर आएगा अनुकरण वाचन, जिसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों से उचित ताल लय व गति के साथ पदों का वाचन करवाएगी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र पद का वाचन करेंगे। फिर लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया में कि जब छात्र अनुकरण वाचन कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका कठिन शब्दों की पहचान करके श्यामपट पर लिखेगी। फिर आएगा काठिन्य निवारण हमारा अध्यापन बिंदु, उसमें छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों के सहयोग से कठिन शब्दों का उच्चारण संशोधन व अर्थ श्यामपट पर लिखेगी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र निर्देशानुसार शब्दों का शुद्ध वाचन करेंगे तथा अपनी पुस्तिका में कठिन शब्दों के अर्थ को लिखेंगे। तो ये हम ब्लैक बोर्ड पे इसमें से हमारे कंटेंट में से जो कठिन शब्द आए हैं उसको हम लिख लेंगे। पूर का अर्थ नगर, निकसी का अर्थ निकली, मग का अर्थ रास्ता, डग का अर्थ कदम, भाल का अर्थ मस्तक, कनी का अर्थ बूंदे, पुट का अर्थ होठ, केतिक का अर्थ कितना और कित का अर्थ होता है कहाँ। तो ये हम कठिन शब्द बच्चों को बता देंगे। काठिन्य निवारण के बाद में आएगा पुनः आदर्श वाचन, जिसमें छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापिका काव्य में वातावरण के निर्माण हेतु पद का पुनः वाचन करेगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आएगा भाव ग्रहण के प्रश्न, जिसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका पद का भाव समझाने हेतु निम्न प्रश्नों द्वारा पद का विकास करेगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र प्रश्नों का अपेक्षित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि वन के मार्ग में पाठ के कवि कौन है। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे तुलसीदास। दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि रघुवीर की वधु कौन है। तो बच्चे आंसर करेंगे सीता। फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि राम की आंखों में आंसू क्यों आ गए। तो बच्चे आंसर करेंगे कि सीता की व्याकुलता को देखकर। फिर चौथा क्वेश्चन करेंगे कि पर्णकुटी किस चीज़ से बनती है। तो बच्चे आंसर करेंगे पत्तों से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि तुलसीदास ने राम सीता के किस प्रसंग का वर्णन किया है। तो बच्चे आंसर करेंगे कि श्री राम व सीता के अयोध्या से वन गमन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि धरी धीर दये का क्या अर्थ है। तो बच्चे आंसर करेंगे कि धीरज धारण करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, किसने किससे पूछा। तो बच्चे आंसर करेंगे कि ये शब्द सीता जी ने श्री राम से पूछे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नगर से निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे कि सीता के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके कोमल होठ सूख गए। फिर हमारा नेक्स्ट अध्यापन बिंदु होगा, यहाँ पे हमारा पहला सवैया खत्म हो जाता है। फिर हम दूसरा
सवैया स्टार्ट करेंगे तो पद्य संकेत में लिखेंगे जल को गए लखनों से लगाकर बारी बिलोचन बाड़े तक। ये हमारा दूसरा सवैया हो जाएगा, जो हम यहाँ पे लिखेंगे जल को गए लखनऊ है लरिका परिखो पिय चाह गरिक वे ढाढ़े पोची पसेव बयारी करो अरु पाए पखारियो भुबुरी ढाढ़े तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जाने के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े जानकी नहा को ने लख्यो पुल को तनो बारी बिलोचन बाढ़। तो ये हम इसके अन्विति यहाँ पे लगा देंगे। फिर आएगा स्वर आदर्श वाचन। छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापिका पद का शुद्ध स्पष्ट उचित यति गति ताल लय उचित आरोह अवरोह पूर्वक तुलसीदास कृत सवैया का भावानुकूल स्वर में वाचन करेगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे शिक्षार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन में लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों से उचित ताल लय व गति के साथ पदों का वाचन करवाएगी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र पदों का वाचन करेंगे। फिर काठिन्य निवारण आएगा, जिसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों के सहयोग से कठिन शब्दों का उच्चारण संशोधन व अर्थ श्यामपट पर लिखेगी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र निर्देशानुसार शब्दों का शुद्ध वाचन करेंगे तथा अपनी पुस्तिका में कठिन शब्दों के अर्थ को लिखेंगे। यहाँ पे हम कठिन शब्द लगा देंगे। कठिन शब्द आ जाएंगे इसमें से तीय का अर्थ पत्नी, चरु का अर्थ सुंदर, परिको का अर्थ प्रतीक्षा करना, ढाढ़े का अर्थ खड़े होना, पसेव का अर्थ पसीना, बयारी का अर्थ हवा, नहा का अर्थ स्वामी, लख्यो का अर्थ देखकर, वारी का अर्थ पानी, विलोचन का अर्थ आंखें, कटक का अर्थ कांटे और भुभुरी का अर्थ गर्म रेत। ये हमारे कठिन शब्द हो जाएंगे। और इस तरफ लिखेंगे हम पर्यायवाची शब्द। तो इसमें से पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है वो भी हम श्यामपट सारांश में लिख देंगे। तो तीये के पर्यायवाची शब्द होते हैं पत्नी, प्रिया, जोरू, भार्या, दारा, वामा, कांता और बहुत सारे। फिर दूसरा आया था बयारी, तो उसके पर्यायवाची शब्द होते हैं हवा, पवन, वायु, समीर, अनिल। फिर एक वर्ड आया था नाहा, तो उसके पर्यायवाची शब्द लिखेंगे स्वामी, नाथ, पति, प्राणाधार, भरतार। फिर लिखेंगे वारी के पर्यायवाची जल, नीर, तोय, अम्बु और अमृत। फिर हमारा एक और वर्ड आया था बिलोचन, तो उसके पर्यायवाची लिखेंगे नयन, नेत्र, आँख, चक्षु, दृग और दृष्टि। यानी हमारे जो कंटेंट में से जो शब्द आए हैं जिनके पर्यायवाची शब्द होते हैं तो हम वो बच्चों को बता देंगे। फिर हमारा आएगा पुनरादर्श वाचन। इसमें छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापिका काव्यमय वातावरण के निर्माण हेतु पद का पुनर्वाचन करेगी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आएगा हमारा भाव ग्रहण के प्रश्न। छात्राध्यापिका पद का भाव समझाने हेतु निम्न प्रश्नों द्वारा पद का विकास करेगी और छात्र प्रश्नों का अपेक्षित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन करेंगे कि वन के मार्ग में पाठ के कवि कौन है, तो आंसर होगा तुलसीदास। दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि राम और सीता के साथ कौन वन गया, आंसर होगा लक्ष्मण। तीसरा क्वेश्चन करेंगे अपने प्रति राम का प्रेम देखकर सीता की क्या दशा हुई, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे सीता मन ही मन पुलकित हो जाती हैं। फिर चौथा क्वेश्चन करेंगे गरिक का क्या अर्थ है, तो बच्चे आंसर करेंगे क्षण भर। फिर क्वेश्चन करेंगे कि श्री राम ने सीता को विश्राम देने के लिए क्या किया, तो बच्चे आंसर करेंगे कि वे धीरे धीरे अपने पैरों से कांटे निकालने लगे ताकि सीता को आराम मिल जाए। फिर छठा क्वेश्चन करेंगे कि लक्ष्मण क्या लेने गए थे, तो लक्ष्मण जल लेने गए थे। फिर क्वेश्चन करेंगे कि भुभुरी का क्या अर्थ है, तो भुभुरी का अर्थ होता है गर्म धूल, बच्चे बता देंगे। फिर आठवां क्वेश्चन कि बयारी का क्या अर्थ है, तो बयारी का अर्थ होता है हवा, छात्र क्रिया में लिखेंगे हवा। फिर क्वेश्चन करेंगे कि प्रस्तुत सवैया किस भाषा में लिखा गया है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे अवधी भाषा। फिर आएगा विषय बोध। छात्राध्यापिका पद्य पाठ का सारांश छात्रों को बताएगी और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। फिर आएगा हमारा मौन वाचन। बच्चों को कहेंगे कि आप मौन वाचन कीजिए। तो छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों को पद्य का मौन वाचन करने तो निर्देशित करेगी और छात्र पद्य पाठ का मौन वाचन करेंगे। फिर क्लास वर्क कक्षा कार्य में लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट पर लिखे महत्वपूर्ण अंशों को अपनी पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देशित करेगी व स्वयं अवलोकन करेगी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी निर्देशानुसार श्यामपट पर लिखे महत्वपूर्ण अंशों को अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। फिर आएगा पुनरावृत्ति व मूल्यांकन के प्रश्न। तो जिसमें पहला क्वेश्चन करेंगे राम और सीता कहाँ जाने के लिए निकले थे, तो बच्चे वो आंसर कर देंगे कि वन के लिए निकले थे। तो इस प्रकार से पुनरावृत्ति के क्वेश्चन करने ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे वन गमन के समय सीता ने राम से क्या पूछा,
फिर तीसरा क्वेश्चन, वन के मार्ग में सीता को क्या कठिनाइयाँ हुई। चौथा क्वेश्चन, राम का प्रेम देखकर किसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर क्वेश्चन करेंगे प्रथम सवैया में कवि ने किस प्रसंग का वर्णन किया है। फिर क्वेश्चन करेंगे कि राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे कि विलोचन का क्या अर्थ है। फिर इसके आगे हम और क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर हम बच्चों को होमवर्क देंगे कि पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। दूसरा क्वेश्चन, दोनों सवैयों के प्रसंग में अंतर स्पष्ट करो। तो ये हम बच्चों को होमवर्क में डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारी ये पाठ योजना पूरी हो जाती है। तो परिवीक्षण प्रश्न में लिखेंगे क्रम संख्या, दिनांक, क्लास, विषय और प्रकरण वन के मार्ग में। तो आई होप आपको यह दैनिक पाठ योजना अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।